देखो इन पॉइंटों को मैंने एक निश्चित क्रम में मिला दिया है। तो ये देखिए एक क्या बन गया है, एक यूनिट सेल बन गया है। यानी इनके अंदर जो मैंने यहां पर अवयवीकरण लिए थे, मैंने एक यहां पर एक ये वाला, इनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट है, एक निश्चित अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल के ये मैं जो बना रहा हूं ये अवयवी कण या कंस्टिट्यूट पार्टिकल है। मैंने इन पार्टिकलों को आपस में काल्पनिक रेखाओं के द्वारा मिला दिया है, इन बिंदुओं को मैंने मिला दिया है। तो बिंदुओं को मिलाने पर एक देखो एक आकृति बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, और ये सारी व्यवस्था एक समान होती है, कहां पर है, पूरे अंतरिक्ष के अंदर है, या पूरी त्रिविम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में इनका अरेंजमेंट एक जैसा होता है, समान होता है और डेफिनेट होता है। और इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, या हम इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टल जालक की मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। इस क्रिस्टल जालक में देखो मैंने काल्पनिक रेखाओं को मिलाने पर एक यहाँ पर छोटा सा भाग बना है क्रिस्टल का। क्या बना है, यहाँ पर एक छोटा सा भाग बना है, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसको, यूनिट सेल। हिंदी में कहते हैं इसको एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक हो गया और क्रिस्टल जालक के अंदर ये एक एक कोष्ठिका हो गई। तो पहले देखें हम यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल एकक कोष्ठिका। मैं एग्जांपल लेता हूं मकान का। मकान बने हुए हैं, वो ईंटों से बने हुए हैं और ईंटों से मिलकर दीवार बनी। तो दीवार के अंदर आपने देखा है कि एक छोटी से छोटी जो यूनिट सेल मानते हैं उसको हमने लिया है ईंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या करती है, ब्रिक्स का नियमित अरेंजमेंट होता है। एक ब्रिक्स आ गई, फिर इसके ऊपर ब्रिक्स आ गई, फिर इसके ऊपर ब्रिक्स आ गई, तो क्या हो रही है, ओवर हो रही है। एक के ऊपर ईंट ओवर करते जा रहे हैं हम। फिर हमने एक ईंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। तो एक निश्चित क्रम हो गया इनका। तो एक निश्चित क्रम के अंदर और नियमित या इसके ऊपर ओवर, एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से दीवार का निर्माण होता है। और दीवार को हम क्या मान लेंगे, क्रिस्टल मान लें। तो क्रिस्टल के अंदर सबसे छोटा भाग क्या हो गया है कि ब्रिक्स या ईंट हो गया है। तो ईंट को चारों दिशाओं के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों अक्षांशों के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर यदि हम इसको पुनर्व्यवस्थित करें, अरेंजमेंट कर दें, इसका रिपीटिशन कर दें, किसका, यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको माना हमने, ब्रिक्स को। तो तीनों दिशाओं के अंदर हमने ब्रिक्स को रिपीटिशन किया, ओवर किया, एक दूसरे के ऊपर बार बार उसको पुनरावृत्ति करी, और पुनरावृत्ति करने से पूरी दीवार का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो कोई क्रिस्टल लिया है, उस क्रिस्टल के अंदर एक हम यूनिट सेल लेते हैं, एक कोष्ठिका लेते हैं। ये एक कोष्ठिका है। ठीक है, ये इसके किनारों के ऊपर कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है, और इनसे मिलकर क्या बना होता है, लैटिस या क्रिस्टल बना होता है। तो अब इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगा कि यूनिट सेल क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना, सबसे क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको 3 डायमेंशन में बार बार रिपीटिशन से, ओवर करने से क्रिस्टल का 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक से प्राप्त होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अर्थात यूनिट सेल है वो क्या है, यूनिट सेल एक क्रिस्टल की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको क्रिस्टल जालक में बार बार क्या करते हैं हम, उसके बार बार उसके पुनर्वितरण से, पुनर्वितरण कहाँ करेंगे, तीनों अक्षांशों में करेंगे। तो उसके बार बार तीनों अक्षांशों में पुनर्वितरण से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है ना, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल which is form the 3-dimensional part, whole 3-dimensional part of a crystal. It's known as unit cell. ठीक है, तो ये यूनिट सेल हो गई।
इसको बार बार आपने रिपीटेशन किया, बार बार इसकी पुनरावृत्ति की एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर और जेड एक्सिस के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर, तो संपूर्ण क्रिस्टल जाल का निर्माण हो गया। क्या कहते हैं उसको? हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल एकक कोशिका है। ये क्या हो गई है? एकक कोशिका हो गई है। एकक कोशिका के ये किनारों की लंबाई होती है, ये होती है लंबाई, और ये भी क्या होती है? लंबाई। यहां इसको एक तो आपने ले लिया लंबाई, एक ले लिया आपने चौड़ाई, और एक ले लिया आपने ऊंचाई। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ मान लो इसके अंदर मैंने ये ले ली, तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो लेंथ मान लो इसको मैंने ए दे दिया। ये लिया आपने जो इसकी चौड़ाई है, इस चौड़ाई को आपने ले लिया बी, और इसकी जो विड्थ है, सॉरी विड्थ को आपने ले लिया बी, और हाइट है उल्टा ले लिया। देखो एक बार हम इसको हाइट मान लेते हैं, ये वाली हाइट मान लेते हैं इसको, ये हाइट ले ली, और हाइट को मैंने क्या ले लिया है? ए ले लिया है। ये इसकी लेंथ मान ली, और लेंथ को मैंने ले लिया बी, तो इसको मैंने बी कर दिया है। और ये जो विड्थ है, विड्थ को मैंने कर दिया सी। ठीक है, अब ये एक सरल घन है, सरल या सिंपल यूनिट सेल है। सरल या सिंपल यूनिट सेल जिसको हमें क्यूबिक भी बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि a बराबर b बराबर c, तीनों समान होते हैं, अर्थात ये सारी इसकी विड्थ, लेंथ, हाइट सारी क्या है? समान है। ठीक है, तो ये क्या हो गई है? सरल हो गई है। अब यदि हम यूनिट सेल के टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखें, एकक कोशिका के प्रकार, या उससे पहले हम देखें एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका के पैरामीटर। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो देखिए मैं फिर से बनाता हूं यूनिट सेल। ये कोई एकक कोशिका है। अब इस एकक कोशिका के अंदर इसको मैंने पहले बताया आपको, इसको ए ले लिया है, इसको आपने बी लिया है, और इसको आपने सी ले लिया, ये वाली वेट है इसको। अब पैरामीटर्स क्या होंगे? जैसे मैं यहां पर बिंदु ए से चला और मैं बिंदु बी पे गया, तो यहां से यहां मैं पहुंचा, तो इसके लिए मैंने दूरी तय की, और दूरी को मैंने पैरामीटर के रूप में बदला। तो किस क्या काम में लूंगा? इसके लिए मीटर काम में लूंगा। पैरामीटर क्या लूंगा? इसका मीटर काम में लूंगा। कि यहां से मान लो 10 मीटर दूरी है, तो पैरामीटर क्या हो गया? इसका मीटर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार के इसके पैरामीटर क्या होंगे? तो देखिए ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी विड्थ है। ये एक एंगल बन गया किसके बीच में? इस ये सी ले रखा है, और ये क्या ले रखा है? ए। तो ए और सी के बीच में एंगल हो गया। ये यहां पर हमने ले रखा है इसको बी, और ये ले रखा है, ये वाला ले रखा है ए, तो ए और सी के बी के बीच में एंगल हो गया। ये हमने ले रखी कौन सी? सी, और ये ले रखी हमने बी, तो बी और सी के बीच में एंगल हो गया, अर्थात यहां पर भी कुछ एंगल बनेंगे। तो पैरामीटर देखें तो कितने हो गए? ए, बी और सी, और ये देखो ए 2 3 कोण हो गए। ठीक है, 3 एंगल बने। 3 एंगलों को हम कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 3 तो इसके अंदर एंगल हो गए, 3 इसके अंदर क्या हो गई है? यहां पर इनके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच की अवयवी कणों के बीच की दूरी, और दूरी को मैंने एक को ए कहा है, एक को बी कहा है, एक को सी कहा है, अर्थात इसके कितने पैरामीटर्स हो गए? 6 पैरामीटर्स हो गए। कितने हो गए? 6 पैरामीटर्स हो गए। कौन कौन से? ए, बी, सी, यानी इनके किनारों के, देखो ये कोना है, ये कोना है, तो इन कोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ए, बी, सी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? ए, बी, सी कहते हैं। और इनके बीच में ए, बी, सी के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा कौन सा एंगल होगा वो ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा तरीका है कि मैंने इसको कह दिया ए, और इसको मैंने कहा है बी, और इसको क्या कहा मैंने? सी। तो ध्यान दें कि एल ए के सामने का है, ए के सामने वाला कौन होगा? अल्फा एंगल होगा। बी के सामने वाला एंगल, बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? बीटा होगा। और सी के बिल्कुल सामने वाला एंगल होगा गामा होगा। रट के नहीं याद रखना आपको, सीधो
बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे सटीक तरीके से याद रखना है क्या, ए के सामने वाला अल्फा, ये ए है, ए के सामने वाला ये अल्फा एंगल हो गया है। मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको अभी। ये बी दूरी है, बी लेंथ है, तो बी के सामने कौन सा हो गया, बीटा। ये सी है तो सी के सामने वाला कौन सा हो गया, गामा। मैं इसको बी यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और इस सी के सामने वाला गामा हो गया है। अर्थात यदि हम इसको ऐसे कहें कि ए और सी के बीच में क्या है, बीटा, और बी और सी के बीच में क्या है, अल्फा। अर्थात हमारे पास बी व सी के मध्य या बिटवीन बी एंड सी एंगल कौन सा हो गया, ये बी है एंड ये सी है, कौन सा हो गया है, अल्फा हो गया। देन अगर कौन सा है, ए एंड बी के बिटवीन कौन सा है, या ए व सी के बिटवीन कौन सा है, तो क्या लिया आपने, ए व सी के बिटवीन या बीच में कौन सा है, बीटा है। देखो ये ए है और ये सी है, बीच में एंगल कौन सा है, बीटा। ये ए है और ये बी है, तो ए व बी के बीच में कौन सा है, बिटवीन ए एंड बी एंगल कौन सा है, गामा है। अर्थात ये इसके पैरामीटर का गुण हो गए। अब मैं एक दूसरी यूनिट सेल बनाता हूं, इसके अंदर ए बी को मैं चेंज कर देता हूं। ये वापिस मैंने यूनिट सेल ले लिया है। अब यहां पर हमें एंगल देखना है। अब मैंने इसको ए लिया है, तो मैं अब की बार इसको ए ले लेता हूं, ठीक है। मैंने इसको बी ले रखा है, बी रख लूं, सी रखा है, सी रख लूं, तो ए को मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसको बी ले रखा है, इसको सी ले रखा है, मैंने इसको सी रख लिया, ये लो, ये सी रख लिया। अब ये हाइट, ये जो सी है, तो ये कौन सा बच गया, बी, तो ये कौन सी हो गई है, ऊपर वाली ये जो हाइट है वो कौन सी हो गई है, बी हो गई। लेंथ क्या हो गई यहाँ पर, ए हो गई है, ठीक है। और विड्थ क्या हो गई यहाँ पर, सी जो पहले रखी है वो की वो, मैंने कोई चेंज नहीं किया, केवल मैंने ये दो चेंज कर दिए। अब देखेंगे क्या कि यही इसी तरीके से बनता है जो मैंने बताया कि ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए मैंने कहा ए के सामने वाला अल्फा, तो क्या हो गया है, अल्फा एंगल हो गया है, ठीक है। ये बी है तो ये बी के सामने वाला बीटा, ये सी है तो सी के सामने वाला गामा। अब इसमें देखें कि ए, देखो ये ए है, पहले अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा किस में, इसमें देखो ए और सी के बीच में, अल्फा कहां है, ए व सी के बीच का है, ठीक है ना। या उल्टा लिखता हूं मैं, ए व सी के बिटवीन है अल्फा, ये सॉरी बी व सी के बीच में, ये बी है, ये वाला बी और ये सी, तो बी और सी के बीच में कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। फिर मैंने क्या लिया, बीटा लिया है, तो ये है सी और ये कौन सा है, ए, तो ए व सी के बिटवीन कौन सा हो गया है, बीटा। फिर क्या बच गया, गामा, तो ए और बी के बीच में, ए व बी के बीच में गामा है। देखते दोनों को मैच करते हैं। इस वाले में देखें, ए व बी व सी के बिटवीन अल्फा है, बी व सी के बिटवीन अल्फा है, ए व सी के बीच बीटा है, ए व सी के बीच बीटा है, ए व सी के बीच में बीटा है, ए व बी के बीच में गामा है, ए व बी के बीच में गामा एंगल है। अर्थात इन पैरामीटरों को आपको रटना नहीं है, याद रखना है। ए के सामने वाले को आपको अल्फा बनाना है, बी के सामने वाले को बीटा बनाना है और सी के सामने वाले को बॉन्ड एंगल को आपको गामा बॉन्ड एंगल मानना है। रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जहां पर जो उसके बीच में आए वो आप नाम लिख दे, क्योंकि यदि हम ऐसे इसको रटने बैठ जाएं कि ए व सी, बी व सी के बीच में अल्फा है, बी व सी के बीच में अल्फा है, तो ऐसे हम रटने नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बी व सी की जगह हम क्या कर दें, ए व बी की जगह कर दें, या ए व सी की जगह हम अल्फा कर दें, तो वो गलत हो सकता है। यदि आप ऐसे याद रखेंगे कि आपने यूनिट सेल बना ली और यूनिट सेल के अंदर अल्फा के सामने ए के सामने अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा, इस टाइप से कर देंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये तरीका हो गया इस यूनिट सेल के एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स को याद रखने का। बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कि एकक कोष्टिका की डेफिनेशन पूछी हुई है और एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स पूछे हुए हैं, जो आपको इस प्रकार से बताना है। ए और सी के बीच में अल्फा होता है, बी और सी के बीच में अल्फा होता है, ए और सी के बीच में बीटा होता है और ए और बी के बीच में गामा होता है। इस प्रकार से आपको पैरामीटर्स को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम एकक कोष्टिका के प्रकार, यूनिट सेल के प्रकार।
तो मैं सामने आपको कुछ यूनिट्स एक कोष्टिका बना रहा हूं। पहले मैंने एक कोष्टिका बनाई, इसके किनारों के ऊपर अवयवीकरण कर दिए मैंने। कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहां कर दिए मैंने, उसके एज पे कर दिए हैं, किनारों के ऊपर कंस्टिट्यूट पार्टिकल कर दिया मैंने, अवयवीकरण कर दिए हैं। अब देखो ये तो एक सिंपल हो गई। अब सिंपल के अलावा मैं ये कर दूं कि इसके बिल्कुल बीच में कर दूं। क्या कर दूं मैं इसके बीच में, जैसे ये मान लो एक यूनिट सेल है, इसके कोने कितने हैं, 1 2 3 4 और नीचे 4 है, 1 2 3 4, तो कोने कितने हो गए इसके 8। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 ये सामने का, 5 6 7 8 ये पीछे के, 8 कोने हो गए। 8 कोनों पे यदि एक एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है तो वो सरल होती है या सिंपल होती है, बेसिक होती है या प्रिमिटिव सेल होती है। क्या क्या नाम है इसके, एक होता है बेसिक, ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव, ठीक है ना। प्रिमिटिव का मतलब आद्य, बहुत पुराने समय से आने वाली, या इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, साधारण यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई साधारण। अब क्या करें हम, एक मैंने इसके बीच में, जैसे मैंने इसको गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर मैंने एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल डाल दिया, तो वो केंद्र की होगी। केंद्र के अलावा मैंने क्या कि इस सेंटर में नहीं दिया, एक इस फेस के ऊपर, एक इस फेस के ऊपर मैंने कर दिया। दोनों साइडों के अंदर मैंने क्या कर दिया है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल बना दिए हैं इनके फेस के ऊपर या सेंटरों के अंदर, तो उसका नाम अलग होगा। या हम क्या करें, इसके 6 के 6 फलक है उनके ऊपर कर दें या फेस के ऊपर कर दें, तो वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल कर दें तो वो अलग टाइप का होगा। कहने का अर्थ यह है कि इनके जो टाइप्स हैं वो टाइप के अंदर एक तो हो गया है सिंपल, बेसिक, प्रिमिटिव, ये यूनिट सेल हो गई। अर्थात इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सरल, आद्य, सरल, आद्य और क्या हो गया है, या सामान्य। बेसिक का मतलब सामान्य हो गया, सिंपल का मतलब सरल, बेसिक का मतलब सामान्य और प्रिमिटिव का मतलब आद्य, एक कोष्टिका हो गया या सामान्य, ठीक है। ये एक कोष्टिका हुई, कौन सी हुई, इनके सारे के सारे जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो अवयवीकरण कहां पर होते हैं, किनारों के ऊपर होते हैं, यहां पर ऐसे। ये किनारों के ऊपर हो गए, तो ये कौन, क्या नाम है इसका, आद्य, यानी आदिकाल से जो आता है उसको आद्य बोलते हैं। प्रिमिटिव, सरल, सामान्य हो गई, ठीक है। तो ये होगी पहली सिंपल। दूसरी क्या होती है, सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल यानी केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका मतलब हो गया कि कहीं न कहीं केंद्र में एक उसका अवयवीकरण होगा या कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहां होगा, उसका केंद्र के अंदर होगा, सेंटर में होगा। और केंद्रीय एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका में देखें 3 प्रकार होंगे इसके। कौन कौन से होंगे, पहला होगा बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित, और इसको काय केंद्रित को एक दूसरा नाम और देते हैं आधार केंद्रित, नहीं अंतः केंद्रित। क्या नाम है इसका, बॉडी सेंटर्ड को काय केंद्रित या अंतः केंद्रित दे दिया। कैसे कि एक यूनिट सेल बना ली इस प्रकार से,
देखो आठों किनारों के ऊपर एक एक इसका कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, अवयवी कण है। तो आठों कोनों के अलावा इसके केंद्र में मैंने यहाँ पर एक रख दिया, सेंटर के अंदर है बीच में। जैसे माचिस की जो मैच बॉक्स है, उस मैच बॉक्स के अंदर तीलियां होती है, तीलियों के स्थान पर आपने उसके अंदर एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल मान ले कि उसके अंदर आपने एक बटन डाल दिया है, ठीक है ना, या उसके अंदर कोई छोटा गोला डाल दिया या कोई गोली डाल दी है, तो वो केंद्र के अंदर डाला आपने। तो उस प्रकार से इसमें क्या है, ये सेंटर के अंदर है कंस्टिट्यूट पार्टिकल। तो यानी इसके 8 कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण या जो क्या कहते हैं इसको, कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड, यानी बॉडी के केंद्र भाग में होती है। यह हो गई पहली, ठीक है। दूसरी यदि देखें तो होता है बेस सेंटर्ड। बेस है सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको कहते हैं आधार केंद्रित, या आधार केंद्रित को कहते हैं अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित, दोनों के अंदर अंतर अच्छी तरीके से ले लें। इसको कहा है मैंने अंत है, इसको कहा है मैंने अंत्य, यानी ये तो है बेस सेंटर्ड और ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड। बेस का मतलब क्या हो गया कि मैंने इसको यहां से रखा, ठीक है। तो देखो इसका आधार नीचे वाला भाग हो गया, बेस, बेस इसका ये हो गया। तो एक तो यहां पर हो कंस्टिट्यूट पार्टिकल और एक कहां पर हो, उसके सामने वाला, यानी दो पैरेलल के बीच में होगा। मैं बनाता हूं, देखो एक कोष्ठिका पहले। इस यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो 8 कोनों पे तो होगा ही होगा, साथ में कहा होगा दो पैरेलल समांतर, कोई भी दो इसके फेस पे होगा। जैसे मैंने ये ले लिया, एक यहां पर, तो एक कहां होगा, ये वाला। यदि यहां करते हैं तो इन दोनों को मिटा दें, यहां कर देंगे। सामने वाला है तो इसके बैक वाला। कहने का अर्थ है कि यदि यहां कोई कंस्टिट्यूट पार्टिकल है तो बिल्कुल इसके सामने एक और होगा, यानी 8 कोनों पे तो होगा ही होगा। 8 कोनों पे एक यहां है तो एक सामने वाला यहां होगा। यदि एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहां है अवयवी कण है तो दूसरा इस साइड में होगा। यदि एक अवयवी कण ऊपर है तो एक क्या होगा, नीचे होगा। इस प्रकार की यदि किसी की बनावट होती है एक कोशिका की, यूनिट सेल की, तो उसे हम क्या कहते हैं, आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें क्या होगा कि 8 कोनों पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल होगा और दो पैरेलल जो फेस है, जैसे ये वाला दो हो गया, ये वाले दो हो गए, या आमने सामने का हो गया, इनके ऊपर कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है। क्या कहते हैं इसको हम, बेस सेंटर्ड कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है इसका फेस सेंटर्ड, सी हो गया है फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस का मतलब देखो इसमें कितने फलक है, फेस कितने हैं, एक ये पूरा भाग, ये फेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी इस डस्टर के कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। यानी फलक कितने हो गए इसके, 6 फलक हो गए। एक ये वाला, इसके सामने वाला 2, ये सामने वाला 3, ये वाला 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो इसके सेंटर कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए 6 सेंटर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कंस्टिट्यूट अवयवी कण कहाँ है, 8 तो कोणों पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणों पे हो गए। 8 कोणों के अतिरिक्त क्या करें कि पहले मैंने इसको ऐसे रखा है, तो पहले काम करूं मैं, एक ऊपर वाले पे कर दूं, एक नीचे वाले पे, यानी ऊपर वाला फलक ये है और ये नीचे वाला देखो, ये वाला क्या है, यहाँ पे नीचे की साइड है, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक राइट हैंड साइड वाले पे और एक लेफ्ट हैंड साइड वाले पे। राइट हैंड साइड वाला ये है और मैंने इसके ऊपर एक कर दिया है, एक मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पे है जो फेस है, इसके ऊपर कर दिया है। अब बच गया कौन सा, ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला हो गया, लेफ्ट हैंड वाला हो गया। अब कौन सा बच गया, बिल्कुल सामने, सामने वाला कौन सा, देखो ये सामने वाला है, ये कौन सा आपका, ये सामने वाला है। तो सामने वाले के ऊपर मैंने कर दिया, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, इसके सेंटर में करता हूँ, यहाँ कर दिया मैंने, ये लो यहाँ कर दिया, ये सेंटर में नहीं हुआ है तो ये इसका सेंटर माने ये दूसरे से कर देता हूँ मैं। ये जो इसका सेंटर है इस वाले का, इसका मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल होगा, मैंने ग्रीन कलर से कर दिया। अब बच गया कौन सा, पीछे वाला। तो पीछे वाला कौन सा है, ये वाला है, ये कौन सा है, पीछे वाला भाग रहेगा।
और पीछे वाले भाग का जो सेंटर है मैंने इसको यहां कर दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसे मैंने सामने वाला ले लिया, ये फेस, पीछे वाला ले लिया, ये वाला फेस हो गया है। तो टोटल कितने स्टैंडर्ड हो गए इसके अंदर? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो कितने फेस हो गए इसके? छह, यानी 6। जो इसके फेस है, फेस के सेंटर में इसका कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है और सभी 8 कोणों के ऊपर इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है। क्या कहते हैं उसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये हो गया आपके यूनिट सेल। अब देखें यूनिट सेल के अंदर हम कंस्टिट्यूट पार्टिकल को कैसे काउंट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ ए यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना किस प्रकार से करते हैं? देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं सरल या सिंपल। सिंपल में क्या होता है? आपने पता है कि सारे के सारे 8 कोणों पे होता है। ध्यान से देखिए, मैं यहां बना देता हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8। ध्यान से देखें कि मैं कोई डस्टर को यहां पर एक के ऊपर एक एडजस्ट कर देता हूं। जैसे ईंट चीनी हुई है, एक ईंट यहाँ, एक ईंट ऊपर, एक बराबर में। तो इस प्रकार से बहुत सारी ईंटें हैं। यहाँ में डस्टर रखा, यहाँ में डस्टर रखा, यानी बहुत सारे मैंने इस प्रकार से इसको अरेंज कर दिया है। ये एक यूनिट सेल होगी, फिर एक यूनिट सेल होगी, फिर एक यूनिट सेल होगी। इसके बराबर भी मैंने यूनिट सेल कर दी। इस प्रकार से बराबर में मैंने इसको रख दिया बॉक्स। यानी ये बॉक्स है क्यूब के रूप में। इन क्यूब के ऊपर बॉक्सों के ऊपर ऊपर बॉक्स और मैंने रख दिए। तो यहाँ जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है बीच वाला, ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल कितने कोणों से घिरा हुआ होगा? 8 कोणों से घिरा होगा। कितने से घिरा होगा ये? 8 कोणों से। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है कोने के ऊपर, ये दूसरे के साथ कंबाइंड रहता है। कितने के साथ? टोटल 8 के साथ कंबाइंड रहता है। यानी मैं इसको एक गेंद मान लूं तो ये गेंद है, 8 कोने इस गेंद के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना? कैसे होगा? एक इसके ऊपर होगा, ठीक है, एक इसके बराबर हो गया। देखो कि मैंने एक यहाँ इसके बराबर रख दिया। जैसे मैंने ये लिया, एक पार्टिकल है, मैंने इसको बराबर रख दिया ऐसे ही, तो एक के बराबर हो गया। ठीक है, और एक इसके पीछे हो गया, एक इसके पीछे हो गया 2। भाई इसको ऐसे रखा मैंने, देखो कि मैंने इसको ऐसे रखा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब क्या किया? एक मैंने यहां रख दिया और एक मैंने यहां रख दिया। तो एक तो पहले ये है 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है ना? नहीं, एक इसके बराबर, एक इसके बराबर 2, और ये यहाँ 3, एक खुद हो गया 4। ऐसे ही ऊपर करते हैं इसके 5, और एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, और एक यहाँ 8। तो कितने हो गए यहाँ पर? 8 कंस्टिट्यूट, यानी 8 कोने हैं वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, बिकॉज ऑफ एक कोने पर अवयवी कण का योगदान बराबर कितना है? 1/8। यानी एक गेंद के अंदर शेयरिंग करें हम 8 के अंदर, तो कितना हुआ? वो 1/8 हो गया। यानी इस एक कोने के ऊपर 8 है, तो अकेले एक कोने का कितना भाग हुआ? 1/8 भाग हो गया इसका। ठीक है ना? एक कोने पर, यदि इस यूनिट सेल के अंदर देखें कि ये 8, ये गेंद है वो 8 कोनों के अंदर धसी हुई है, तो इस गेंद का इस अकेले यूनिट सेल में कितना भाग रहा? तो 1/8। इसलिए
8 कोनों पर कितना होगा, 1/8 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, एक कण हो गया। कंस्टिट्यूट पार्टिकल कितना हो गया, एक। यानी हमने क्या किया कि यदि एक इसके यूनिट सेल के कोने के ऊपर या एज के ऊपर हम इसका पार्ट देखें, कितना पार्ट है उसके अंदर एक यूनिट सेल का होता है, तो वो कितना होता है 1/8। कोने कितने हैं, 8 है, तो 1/8 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8 से, तो कितना आ गया है 1। इट मीन्स एक सिंपल यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल का एक अणु होगा। कंस्टिट्यूट पार्टिकल कितना होगा, एक होगा, किसमें, सिंपल के अंदर। अब सिंपल के अलावा हम ले लें बेस सेंटर्ड या काय अंतः केंद्रित, अंतः या आधार केंद्रित। आधार केंद्रित में क्या हो गया, ये तो सेम तो 8 तो रहेंगे रहेंगे, एक क्या हो गया ऊपर और एक क्या रहेगा इसके नीचे। अब देखिए कि मैंने यहां पर कोई एक ऐसे, मैंने इसके ऊपर कोई एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल कर दिया, अब मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है ना। तो अब जो इसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो देखो 1 और 2 से घिरा हुआ है, यानी इसका डिवाइडेशन किन के बीच में होगा, एक तो इस फेस के अंदर और एक इस वाले फेस के अंदर, यानी इस फेस के अंदर पार्टिसिपेट होगा और इस वाले फेस के अंदर पार्टिसिपेट होगा। अर्थात कितने के बीच में पार्टिसिपेट हो रहा है, ये 2 के बीच में हो रहा है। अर्थात पहले देखा हमने एक कोने पर कितना है 1/8, 8 कोनों पर कितना हो गया 1/8 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 1। ये तो कितने हो गए 8 कोनों के हो गए। अब क्या है इसका फेस का देखें, हम फेस का देखें तो एक फेस कितने से गिरा रहता है 2 से, तो एक फेस कितना हो गया, एक फेस का पार्ट हो गया आधा, यानी एक फेस 2 से आपस में ऐसे अटैच रहता है और यहां इन दोनों के बीच में एक गेंद डाल दूं मैं तो आधी गेंद इस फेस में आ जाएगी, आधी गेंद इस फेस में आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि एक फेस पर कितनी गेंद रही 1/2 गेंद रही, और फेस कितने इसके 2 है, तो इसलिए 2 फेस के लिए कितनी होगी 1/2 गुणा 2 बराबर 1, यानी टोटल कितने हो गए 1 + 1 + 1 बराबर कितने हो गए 2। अर्थात जो बेस सेंटर्ड है या अंतः केंद्रित है या आधार केंद्रित जो एकक कोशिका है उसके अंदर कुल अवयवी कण कितने होते हैं, कंस्टिट्यूट पार्टिकल 2 होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल 2 हो गए। यदि मैं इसको फेस सेंटर्ड ले लूं, फलक केंद्रित ले लूं, तो फलक केंद्रित के अंदर क्या होगी देखिए वही सेम। फलक केंद्रित में फेस कितने होते हैं 6, तो 8 कोनों पर तो कितना होगा इसका 1, या वही कर लें बिकॉज ऑफ एक कोने पर होगा 1/8, इसलिए 8 कोनों पर होगा 1/8 गुणा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो फेस के अंदर देखें हम, इसलिए फेस के ऊपर होगा कौन से, एक फेस के ऊपर, एक फेस पर कंस्टिट्यूट पार्टिकल का पार्ट होगा कितना 1/2, इसलिए कितने फेस होते हैं इस फेस सेंटर्ड में 1 2 3 4, सामने वाले का 5 और पीछे वाले का 6, ठीक है ना। तो कितने हो गए 6 के अंदर कितना होगा, तो 6 के अंदर कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 6 बराबर कितने हो गए 3, अर्थात टोटल कितने हो गए 1 + 3 = 4। अर्थात जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर अवयवी कण या कंस्टिट्यूट पार्टिकल की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। तो ये होगी अवयवी कणों की संख्या।